दोस्तों, मैं मयंक आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल उन्नति क्लासेस पर। जैसा कि आपको पता है कि यूपी ट्रिपल एस सी पेट का एग्ज़ाम आपका 15-16 अक्टूबर में होना है, जिसके एडमिट कार्ड आ चुके हैं। सब लोगों को अपने सेंटर पता चल चुके होंगे, ठीक है। तो उसीलिए मैं आपके लिए पॉलिटी के एक रिवीजन क्लास लेकर के आया हूँ। इसको देख कर के जाना, बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। इसके बाद मैं इसका एक पार्ट और लेकर के आऊँगा और ये कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। मैं आप यकीन मानिए, जो क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ, जो एक्सप्लेनेशन मैं इसमें दूंगा आपको, उन्हीं से ही प्रश्न फंसेगा, उन्हीं से ही प्रश्न फंसेगा, उससे बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। इतनी बात आई थिंक आपको समझ में आ गई होगी। तो ठीक है, क्लास को स्टार्ट करते हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। आपका बहुत बहुत प्यार मिल रहा है, ठीक है। लोगों के कमेंट आ रहे हैं, मैं पढ़ रहा हूँ, तो अच्छा लगता है थोड़ा सा। तो आप लोग ऐसे ही प्यार बनाए रखिए। आपको मुझसे कोई भी दिक्कत हो, कोई भी परेशानी हो, या मेरी कोई भी बात खराब लगती है या कुछ भी लगता है, तो आप उसको कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मैं इन चीज़ों को सही करने का प्रयास करूंगा। तो चलिए ठीक है, क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? शासन की एकात्मक पद्धति का लाभ क्या है? मतलब वो कह रहा है शासन की एकात्मक पद्धति का जो लाभ है वो क्या? अधिक अनुकूलनशीलता है, दृढ़ राज्य है, जनता द्वारा अधिक सहभागिता है, या सत्तावाद की कम संभावना है। इसका आपको जवाब देना है। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? तो शासन की एकात्मक प्रणाली से होता क्या है? शासन की एकात्मक प्रणाली से क्या होता है कि दृढ़ राज्य की स्थापना होती है। किसकी होती है? दृढ़ राज्य की स्थापना होती है। दृढ़ राज्य का मतलब है कि इसमें केंद्रीय शासन तंत्र होता है। इस शासन प्रणाली में केंद्रीय शासन तंत्र प्रभावी होता है, केंद्र का शासन ज्यादा मान्य होता है, ठीक है। ये एकात्मक पद्धति का लाभ होता है, दृढ़ राज्य। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से किस देश का अलिखित संविधान है? तो किस देश का अलिखित संविधान है? तो आपको पता होगा कि भारत का जो संविधान है वो तो लिखित है। जो संविधान है वो तो लिखित है। भारत के संविधान में भाग कितने हैं? 22 भाग भी कहे जा रहे हैं। और इसमें आपके अनुसूची कितनी है? अनुसूची में 12 अनुसूचियां हैं। ये बात समझ में आ गई आपको? तो भारत का संविधान है वो कौन सा है? लिखित है, ठीक है। अमेरिका का संविधान भी लिखित है, अमेरिका का संविधान भी आपका लिखित संविधान है, ठीक है। और सबसे पहला जो संविधान का निर्माण हुआ था वो अमेरिका यूएसए का संविधान ही था, जो कि 1787 में निर्माण हुआ था। यूएसए का जो संविधान बना था वो 1787 में बना था, और ये पहला संविधान था लिखित। ये पहला लिखित संविधान था, याद रखिएगा। क्या था? पहला लिखित संविधान था किसका? अमेरिका का, संयुक्त राज्य अमेरिका का पहला लिखित संविधान था। बात आ गई। विश्व का पूछे, वो ऐसे पूछेगा आपसे कि विश्व का प्रथम लिखित संविधान कौन सा है? विश्व का प्रथम लिखित संविधान कौन से किसका है, किस देश का है? तो लिख देंगे आप संयुक्त राज्य अमेरिका का है। किसका है? संयुक्त राज्य अमेरिका का है। पूछे विश्व का सबसे बड़ा संविधान किसका है? विश्व का सबसे बड़ा संविधान किसका है? तो आपने क्या लगाना है? तब आपको लगाना है क्या? भारत का। विश्व का सबसे बड़ा संविधान है वो किसका है? भारत का है। अब पूछा, देखो पाकिस्तान का संविधान भारत का बेटा है, भारत पाकिस्तान का बाप है, ठीक है। तो पाकिस्तान का भी संविधान लिखा हुआ है। इनका संविधान तो बनते ही रहता है उसमें, ठीक है, कुछ इनका फिक्स नहीं है, ये खत्म है। तो बात आती है यूके। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? यूके। यूके का अभी भी जो संविधान है वो क्या है? अलिखित संविधान है। अभी भी उसका संविधान, मतलब कि उसको अभी भी लिखा जा रहा है, अभी भी उसका अलिखित संविधान है। बात समझ में आ गई? तो किस देश का अलिखित संविधान है? तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। यूके का जो है वो क्या है? अलिखित संविधान है। अच्छा, कोई बताएगा यूनाइटेड किंगडम अर्थात यूके में कितने देश मिलकर के बने हैं? तो ये 4 देशों का समूह है। किसके कितने देशों का समूह है? 4 देशों का समूह है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत की संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? भारत की संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर वी एन राय, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो इसका आपको जवाब देना है। तो संविधान सभा, एक इसमें चीज क्या आ रही है? संविधान सभा आ रही है। तो संविधान सभा की अगर बात करें तो संविधान सभा का जो गठन हुआ था वो कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर हुआ था। किस पर? कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर हुआ था। 46 सिफारिश पर कब हुआ था? 1946 में हुआ था। कब हुआ था? 1946 में हुआ था। बात समझ में आ गई? जब संविधान सभा का निर्माण था उसमें कितने सदस्य थे? 389 सदस्य थे। कितने सदस्य थे? 389 सदस्य थे। 389 सदस्यों में क्या था कि 292 जो थे, 292 जो थे वो कहाँ से थे? आपके ब्रिटिश प्रांतों से। 292 जो थे वो कहाँ थे? ब्रिटिश प्रांतों से थे। कहाँ से थे? 292 कहाँ से थे? ब्रिटिश प्रांतों से थे। 93 आपके देसी रियासतों से थे।
93 जो थे आपके किससे थे? देसी रियासतों से थे। और वो आपके चीफ कमिश्नरी प्रांत से थे। किससे थे? चीफ प्रोविंस थे आपके। इतनी बात समझ में आ गई आपको? इतनी बात समझ में आ गई। टोटल 389 सदस्य थे, जिसमें से 292 ब्रिटिश प्रांतों से, याद रखिएगा 292 ब्रिटिश प्रांतों थे, 93 देसी रियासतों थे और 4 चीफ कमिश्नरी प्रांतों से थे। ठीक है। संविधान सभा की बात करें तो संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी वो कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, जिसके अस्थायी अध्यक्ष किसको चुना गया था? जिसका अस्थायी अध्यक्ष किसको चुना गया था? सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था। और वहीं पर इसकी जो दूसरी बैठक हुई थी वो 11 दिसंबर, पहली बैठक कब हुई थी लिख देता हूं मैं। पहली बैठक कब हुई थी? पहली बैठक जो हुई थी 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। इसमें डॉक्टर सच्चिदानंद, ये सबसे वृद्ध थे तो इन्हीं को बना दिया गया था। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को दिया गया था। और ये कैसे थे? ये आपके अस्थायी सदस्य थे, सॉरी अस्थायी अध्यक्ष थे। ये कैसे थे आपके? ये आपके अस्थायी अध्यक्ष थे। ये कैसे थे? आपके अस्थायी अध्यक्ष थे। वैसे के बाद दूसरी बैठक जो हुई थी वो 11 दिसंबर 1946 को हुई थी। इसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को क्या चुन लिया गया? स्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया। क्या चुन लिया गया? अस्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया। तो आप देखिए इसमें क्या, इसमें ये डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा कोई ऑप्शन है? तो ऑप्शन नहीं है। इसमें कौन सा ऑप्शन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो क्या हो जाएगा इसमें? बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्या हो जाएगा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बात समझ में आ गई? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बात समझ में आ गई। भारत की संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। बात समझ में आ गई? इतने में कोई दिक्कत? इतने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इतने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था पूछा जाए, अस्थायी अध्यक्ष कौन था, तो उसमें नाम आएगा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा का। ठीक है, अगर वो पूछे आपसे कि स्थायी अध्यक्ष कौन था तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हो गए। अगर वो पूछ देता आपसे, वो कुछ नहीं देता है, उसने जैसे यहाँ पर पूछा भारत की संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था, उसने सच्चिदानंद सिन्हा ऑप्शन में नहीं दिया, उसने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आंसर में दिया है, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गई? इतनी इतनी बात क्लियर हो गई। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। धर्मनिरपेक्ष राज्य, धर्मनिरपेक्ष राज्य किसे कहते हैं? धर्मनिरपेक्ष राज्य जो है वो किसे कहते हैं, इसका आपको जवाब देना है कि धर्मनिरपेक्ष राज्य जो है वो किसे कहते हैं? जिसका अपना कोई धर्म ना हो, जिसका अपना कोई धर्म ना हो, जो नास्तिक हो, जो धर्म विरोधी हो, जो लोगों की धार्मिक भावनाओं को ध्यान में रखता हो, इसका आपको जवाब देना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका बताइए। तो इसका धर्मनिरपेक्ष मतलब वो अंग्रेजी में बोले तो सेकुलर। क्या अंग्रेजी में बोले तो सेकुलर। में आगे तो धर्मनिरपेक्ष राज्य का क्या होता है? अपना कोई धर्म नहीं होता है। धर्मनिरपेक्ष राज्य जो होता है इसका अपना कोई धर्म नहीं होता है। ठीक है, ये क्या करता है? ये धर्म से ऊपर उठ करके सभी धर्मों के लिए आदर का भाव, सम्मान का भाव, ठीक है, उनके साथ समानता का बर्ताव करता है। तो क्या होगा? धर्मनिरपेक्ष राज्य का मतलब क्या हो जाएगा? जिसका अपना कोई धर्म ना हो। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, जिसका अपना कोई धर्म ना हो। बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई आपको? जिसका अपना कोई धर्म ना हो। क्लियर हो गई इतनी बात? इसमें कोई दिक्कत? चलिए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान केवल सरकार के लोकतांत्रिक रूप की कल्पना विचार नहीं करता, बल्कि एक लोकतांत्रिक समाज की भी कल्पना करता है, क्योंकि यह इसकी विचारधारा से ओतप्रोत है। भारतीय संविधान लोकतांत्रिक रूप से कल्पना विचार नहीं करता, बल्कि एक लोकतांत्रिक समाज की भी कल्पना करता है। क्या करता है? एक लोकतांत्रिक समाज की भी कल्पना करता है, क्योंकि यह इसकी विचारधारा से ओतप्रोत है। ठीक है, तो आपने क्या पढ़ा होगा? आपने संविधान की प्रस्तावना को पढ़ा है, तो इसमें मैं थोड़ा सा आपको प्रस्तावना को एक्सप्लेन कर देता हूँ। आपने संविधान की प्रस्तावना को तो पढ़ा ही होगा। तो प्रस्तावना में क्या लिखा हुआ है? प्रस्तावना में लिखा हुआ है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय, तो न्याय की बात की गई है। न्याय आ रहा तो ये तो है, सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात करता है। आगे सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, श्रद्धा और उपासना की स्वतंत्रता।
तो पूछे आपसे कि कितने प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई, तो विचार की स्वतंत्रता है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, विश्वास की स्वतंत्रता है, श्रद्धा की स्वतंत्रता है और उपासना की स्वतंत्रता है। स्वतंत्रता कितने प्रकार की उल्लेख है प्रस्तावना में? 5 प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख है। कितने प्रकार के न्याय का उल्लेख है? और सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक 3 प्रकार के न्याय का उल्लेख है। तो स्वतंत्रता की भी बात की गई है प्रस्तावना में। उसके बाद में क्या है? प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। क्या? प्रतिष्ठा और अवसर की समानता, तो इसकी भी बात की गई है। प्रतिष्ठा और अवसर की समानता की भी बात की गई है। और भाईचारा और बंधुत्व की भी बात की गई है। भाईचारा और बंधुत्व की भी क्या की गई है? बात की गई है। समझ में आई बात? तो ये भी क्या हो जाएगा? ये भी करेक्ट हो जाएगा। तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। बात आ गई समझ में? और हमारे संविधान को कब अंगीकृत या आत्मनिर्मित किया गया था? 26 नवंबर 1949 को संविधान जो था वो लागू कर दिया गया था। अच्छा, आप मुझे एक प्रश्न का जवाब दीजिए कि प्रस्तावना में अब तक कितनी बार संशोधन किया गया? इसका आप जवाब देना, आपको सोच के रखिए। इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दीजिए कि प्रस्तावना में अब तक कितनी बार संशोधन किया गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि संविधान की प्रस्तावना में भारत को कहा गया है। संविधान की प्रस्तावना में भारत को कहा गया है। संविधान की प्रस्तावना में भारत को क्या कहा गया है? इसका आपको जवाब देना है। तो संविधान की प्रस्तावना में भारत को क्या कहा गया है, इसको बता। अभी मैंने आपको बताया था कि प्रस्तावना में संविधान को क्या कहा गया है, ये मैंने आपको अभी बताया है। तो इसका जवाब दीजिए आप। संविधान की प्रस्तावना में भारत को क्या कहा गया है? तो क्या कहा गया? हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष का मतलब किसी भी पंथ को नाम, मतलब किसी भी धर्म निरपेक्ष, वही बात हो गई। तो क्या होगा? एक ये देखिए, धर्मनिरपेक्ष गणराज्य समाजवादी क्या कहा गया? तो इसमें क्या हो? समाजवादी धर्मनिरपेक्ष सर्वसत्ताधारी क्या कहा गया? इसमें क्या ऑप्शन हो जाएगा आपका? क्या हो जाएगा? सर्वसत्ताधारी सर्वसत्ताधारी समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य। क्या? तो क्या हो जाएगा? ये डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? इस प्रकार से क्रम में हो जाएगा। क्या? सर्वसम्मता संपन्न का मतलब क्या है? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य। ठीक है, इस प्रकार से क्रम में आपको बताना है। देखो, लिखा तो सब में वही, लेकिन क्रम उनका क्या उलट पुलट दिया गया है, लेकिन आपको क्रम वाला ऑप्शन करेक्ट करना है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ऐसा प्रश्न आपसे पेट के एग्जाम में पूछा जा सकता है। देखिए क्या है, इस बार, पिछली बार क्या था कि 2 शिफ्ट हुई थी, सिर्फ पिछली बार सिर्फ 2 शिफ्ट हुई थी, लेकिन इस बार 4 शिफ्ट है। 2 दिन पेपर है, 4 शिफ्ट है। तो आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि हमें कि किस प्रकार से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा टफ नहीं आने, ये बात आपको भी पता है। ठीक है, तो आपको क्या करना है? आपको मल्टीपल रिवीजन करना है। क्या करना है? मल्टीपल आपको रिवीजन करना। आगे बढ़ते हैं। संविधान बनाते समय निम्नलिखित में से कौन सा आदर्श प्रस्तावना में शामिल नहीं किया गया था? देखिए, वही बात आगे, मैंने अभी आपसे एक प्रश्न पूछा था कि प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन किया गया है अब तक। तो मैं आपको बता दूं, प्रस्तावना में अब तक सिर्फ एक बार संशोधन किया गया है। प्रस्तावना में अभी तक सिर्फ एक बार संशोधन किया गया है। वो किया गया है 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत। 42वें संविधान संशोधन 1976 को लघु संविधान अर्थात मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। 42वें संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। बात समझ में आ गई? इतनी बात समझ में आ गई। तो उस समय जब प्रस्तावना में जो शब्द जोड़े गए थे, वो कितने शब्द जोड़े गए थे? 3 शब्द जोड़े गए। उसमें कौन कौन से जोड़े गए? समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता, 3 शब्द जोड़े गए। किससे जोड़े गए? 42वें संविधान संशोधन से। किससे जोड़े गए? संशोधन से जोड़े गए। पहले संविधान संशोधन कब हुआ था? 1976। 4 और 2 6 होता, तो 1976 में जोड़े गए। कितने? 3 शब्द जोड़े गए। कितने जोड़े गए? 3 शब्द जोड़े गए। जो था समाजवादी। कौन था? समाजवादी। दूसरा कौन था? दूसरा था आपका धर्मनिरपेक्ष। शब्द जोड़े गए 42वें संविधान संशोधन 1976 में। तो क्या हो जाएगा? सी, समाजवादी इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। वो ऐसे प्रश्न पूछा आपसे कि प्रस्तावना में अब तक कितनी बार संशोधन किया गया है।
तो प्रस्तावना में अब तक सिर्फ एक बार संशोधन किया गया, वो भी 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत किया गया, तो मात्र 3 शब्द जोड़े गए। अगर क्वेश्चन बनता है तो इतना ही बनेगा आपको। इतनी बात क्लियर हो गई, इसमें कोई दिक्कत किसी को? इसमें किसी को कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, जो ये प्रस्तावना है, जो जवाहरलाल नेहरू जी ने जो उद्देशिका प्रस्तुत की थी, जो संविधान जवाहरलाल नेहरू जी ने जो उद्देशिका प्रस्तुत की थी, ये उसी का रूप है। जो जवाहरलाल नेहरू जी ने जो उद्देशिका प्रस्तुत की थी, कब? 13 दिसंबर 1946 को। मैंने आपको अभी बताया था, संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, जिसमें अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था। तो उसके एक दिन छोड़ के, मतलब 9 के बाद में 11 तारीख को फिर संविधान सभा की दूसरी बैठक हुई। संविधान सभा की दूसरी बैठक हुई, जिसमें क्या हुआ? जिसमें आपको जिसमें स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को चुना गया। फिर 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू जी ने क्या उद्देशिका प्रस्तुत की, वही उद्देशिका बाद में प्रस्तावना बनी। वही उद्देशिका बाद में क्या हो गई? प्रस्तावना का रूप ले लिया। आगे बात समझ में? आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब भारत के संविधान की उद्देशिका में कितनी बार संशोधन किया जाएगा? वही सेम क्वेश्चन है। कब तक? सिर्फ एक बार। किसका? सिर्फ एक बार। अब तक भारत के संविधान की उद्देशिका में कितनी बार संशोधन किया जा चुका है? एक बार किया जा चुका है। इतनी बात समझ में आ गई। फिर मैंने आपको बताया किससे? 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में यह घोषणा की गई है कि इंडिया अर्थात भारत क्या है? राज्यों का संघ है, एकात्मक विशिष्टताओं वाला संघीय राज्य है, संघीय विशिष्टताओं वाला संघीय राज्य है और संघीय राज्य। इसका आपको जवाब देना है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में यह घोषणा की गई है कि इंडिया अर्थात भारत क्या है? राज्यों का संघ है। क्या है? राज्यों का संघ है। आगे बात समझ में? क्या है? राज्यों का संघ है। इसमें कोई दिक्कत? आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखते हैं। जो आर्टिकल 1 है उसमें यही बात की गई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? अब ये क्या कहा गया? सीधी सी बात है, क्या कहा गया है? इनको कहा गया है आपके, क्या कहा गया है? इसको कहा गया है राज्यों का संघ। क्या? राज्यों का संघ। मतलब कि जैसे ये अगर भारत है, कैसे? ये अगर भारत है, ठीक है, ये अपना भारत है। तो भारत में कहीं पर क्या है? कहीं पर यूपी है, कहीं पर ये आपका झारखंड है, कहीं आपका बिहार है, कहीं आपका वेस्ट बंगाल है, कहीं पर आपका तमिलनाडु है, कहीं पर आपका क्या है? केरल है, कहीं पर आपका क्या है? कर्नाटक है, ठीक है, कहीं आपका क्या है? महाराष्ट्र है, ठीक है, कहीं पर आपका क्या है? मध्य प्रदेश है, ठीक है, कहीं पर आपका क्या है? छत्तीसगढ़। ऐसे बहुत सारे राज्य हैं। तो इन सारे राज्यों को मिला करके क्या बना है? भारत बना है। इन सारे राज्यों को मिला करके क्या बना है? भारत बना है। ठीक है, बात समझ में? इन सारे राज्यों को मिला करके क्या बना? भारत बना। तो भारत क्या है? राज्यों का संघ है, यूनियन है। क्या है? यूनियन है। बात समझ में आ गई? इतनी बात क्लियर हो गई। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत की संघीय प्रणाली इस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित की गई थी। शासन की संघीय प्रणाली क्या है? शासन की संघीय प्रणाली क्या है? शासन की संघीय प्रणाली इस अधिनियम शासन की संघीय प्रणाली इस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित की गई थी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो ये जो इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 आ गया है, इसी को बोलते हैं मार्ले मिंटो सुधार। क्या बोलते हैं? मार्ले मिंटो सुधार बोलते हैं। ये बात पता होगी आपको। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 में इसमें क्या हुआ था? इसको चेम्सफोर्ड सुधार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चेम्सफोर्ड सुधार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चेम्सफोर्ड सुधार बोलते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। आपको पता होगा कि हमारी जो संविधान जो बनाने वाले लोग थे, उन्होंने बहुत सारे देशों के संविधान का अध्ययन किया। फिर उसके बाद में जो उनसे बेहतरीन, जो सबसे अच्छी अच्छी चीजें थी, वो भारत के संविधान में शामिल की। उसमें से बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो भारत शासन अधिनियम 1900 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो 1935 था, उससे भी बहुत सारे अनुच्छेद हूबहू ले लिए गए हैं। बात समझ में आ गई? तो अगर पूछता है वो प्रश्न ऐसे आपसे कि भारत के संविधान पर सर्वाधिक प्रभाव किस एक्ट का है, तो उसमें अगर ऑप्शन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, तो उसको आप करेक्ट कर देंगे। बात समझ में आ गई? तो उसको आप क्या कर देंगे? करेक्ट कर देंगे। क्लियर हो गई इतनी बात? 1909 में मार्ले मिंटो सुधार, 1919 में लॉर्ड चेम्सफोर्ड सुधार बोलते हैं, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में जो आया था, इस अधिनियम के तहत संघीय प्रणाली की शुरुआत हुई थी। क्लियर हो गई इतनी बात?
इतने में कोई दिक्कत? आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद क्या लिखा है? स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत सरकार ने निजाम के हैदराबाद राज्य को निम्नलिखित में से किस कार्यवाही द्वारा अधिकार में लिया था? तो आपको पता होगा कब लिया था। तो ये लिया था आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ऑपरेशन पोलो चलाया था। ऑपरेशन पोलो चलाया था 1948 में। ऑपरेशन पोलो किसने चलाया था? सरदार पटेल ने। किसने? सरदार पटेल जी ने। किसने चलाया था? सरदार पटेल जी ने चलाया था। ठीक है, इतनी बात में किसने चलाया था? सरदार पटेल जी ने चलाया। तो ये क्या थी? ये क्या थी आपकी? ये थी आपकी कौन सी? पुलिस कार्रवाई थी। क्या थी? पुलिस कार्रवाई। तो क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। पुलिस कार्रवाई के द्वारा जो था, इन्होंने ऑपरेशन पोलो में हैदराबाद को जीत लिया था। अच्छा, आप मुझे बताइए, जिस समय जब ये कार्रवाई हुई थी, जिस समय ये कार्रवाई हुई थी, उस समय हैदराबाद का निजाम कौन था? उस समय हैदराबाद का निजाम कौन था? उस समय हैदराबाद का जो निजाम था वो कौन था? इसका आपको जवाब देना है। तो उस समय जो हैदराबाद का निजाम था वो था मीर 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 ओस्मान अली खान। क्या नाम था उसका? मीर ओस्मान अली खान नाम था। बात समझ में आ गई? क्या नाम था? मीर उस्मान अली खान नाम था। बात समझ में आ गई? जिस समय ये सैन्य कार्रवाई हुई थी, उस समय हैदराबाद का जो निजाम था उसका नाम था मीर उस्मान अली खान। क्या नाम था उसका? मीर उस्मान अली खान नाम था। इतनी बात समझ में आ गई? इतनी बात समझ में आ गई। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें अगला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा बताइए कि स्टैचू ऑफ यूनिटी कहाँ पर है? सरदार पटेल जी की जो प्रतिमा है, मूर्ति है, वो है स्टैचू ऑफ यूनिटी। ये कहाँ पर है? इसका आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जवाब देना है। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा संशोधन अधिनियम मिनी संविधान कहा जाता है? अभी मैंने आपको बताया था, अभी कुछ एक्सप्लेन कर रहा था, उसमें आपको बताया था क्या मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। तो मिनी संविधान जो है ये था आपका 42वां संविधान संशोधन 1976। क्या? 42वां संविधान संशोधन 1976। इसके बारे में थोड़ी बात आपको बताता हूँ। जो मिनी संविधान, जिसको कि लघु संविधान भी कहा जाता है, वो था आपका 42वां संविधान संशोधन 1976। ये आपका 1975 में, ये आपका 25 जून, ये आपका 25 जून 1975, क्या 25 जून 1975 से 25 जून 1975 से ये आपका 21 मार्च के बीच में जो आपातकाल लगा था, ये है आपातकाल का समय। काल का समय जो भारत के इतिहास में, भारत के अध्याय में एक काला इतिहास, काला अध्याय है ये आपका आपातकाल। तो ये आपातकाल किसने लगाया था? इंदिरा गांधी की सरकार ने लगाया था। किसने लगाया था? इंदिरा गांधी जी ने लगाया था। इंदिरा गांधी जी ने ये आपातकाल लगाया था। ठीक है, तो इसमें बहुत बड़ा संशोधन था, इस वजह से ये निजी स्वार्थ की पूर्ति के लिए लाया गया था। तो ये इसको मिनी संविधान कहा जाता है। बात समझ में आ गई? इतनी इतनी बात समझ में आ गई? इतने में कोई दिक्कत किसी को? इतने में कोई दिक्कत? आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एकल नागरिकता की अवधारणा ली गई है। तो एक बात ये समझनी होगी आपको कि एकल नागरिकता का अर्थ क्या है। एकल नागरिकता का अर्थ क्या है? ठीक है, ये बताइए। जैसे कि आपको बताऊं कि एकल नागरिकता की, पहले इसका मैं आंसर दे देता हूं। एकल नागरिकता जो ली गई है वो ली गई है आपके इंग्लैंड से। इतनी बात समझ में आ गई आपको? यूएसए से आपके क्या लिए गए हैं? यूएसए से लिए गए आपके मौलिक अधिकार। क्या लिए गए हैं? मौलिक अधिकार लिए गए। कोई आगे प्रश्न आएगा तो इसको और एक्सप्लेन करेंगे। मौलिक अधिकार लिए गए हैं। ठीक है, कनाडा से आपका क्या लिया गया? कनाडा से लिया गया है सरकार का अर्धसंघीय मजबूत रूप। अर्धसंघीय ढांचा जो है वो किससे लिया गया है? कनाडा से ही लिया गया है। ठीक है, ये कनाडा, कनाडा से क्या लिया गया है? कनाडा से लिया गया है आपका रूप। क्या लिया गया है? अर्धसंघीय रूप लिया गया है, जिसमें क्या होता है? केंद्र मजबूत होता है। तो इसमें क्या होता है? जो केंद्र के पास क्या होती है? केंद्र के पास तो वो कोई आपसे पूछ दे कि अवशिष्ट शक्तियां कहाँ से ली गई हैं, तो कनाडा से ही ली गई। अवशिष्ट शक्तियां भी कहाँ से ली गई हैं? कनाडा से ली गई हैं। कोई मुझे बताएगा अवशिष्ट शक्तियों का अनुच्छेद कौन सा है? अवशिष्ट शक्तियों का जो अनुच्छेद है वो कितना है? 2 4 8। कितना है? 2 4 8 अर्थात 248 है। अर्थात कितना? 248 है। बात समझ में आई? इतनी अर्थात 248 है। इतने में किसी को कोई दिक्कत?
इतने में किसी को कोई दिक्कत। अब एकल नागरिकता जो इंग्लैंड से ली गई, एकल नागरिकता का अर्थ होता है, मैं बताऊं आपको, जैसे कि अमेरिका के लोग हैं, कोई वाशिंगटन डीसी में रह रहा है, या कोई वाशिंगटन डीसी में रह रहा है, कोई या किसी और प्रोविंस में रह रहा है, अलास्का में रह रहा है, कहीं भी रह रहा है, तो अपने आप को ये कहता है मैं अलास्का का क्या हूँ, अलास्का का नागरिक हूँ, अलास्का का नागरिक हूँ, तो अमेरिका का भी वो नागरिक है। लेकिन भारत में क्या है, अगर आप मान लीजिए क्या रहते हैं, आप कहते हैं कि मैं उत्तर प्रदेश का निवासी हूँ, क्या बोलते हैं आप, निवास प्रमाण पत्र बनवाते हैं, आप निवास प्रमाण पत्र बनाते हैं, तो उसमें आप क्या लिखते हैं कि निवासी कहाँ के, फला गांव के, फला ब्लॉक के, फला जिला के, फला तहसील के, फला राज्य के, तो ऐसे ही बोला जाता ना। तो जब आप निवास प्रमाण पत्र बनाते हैं तो उसमें आपको क्या निवासी है, वहाँ के निवासी है, लेकिन नागरिक कहाँ के हैं आप, नागरिक भारत के हैं। तो भारत में क्या है, भारत में एकल नागरिकता, सीधे सीधे नागरिक आप कहाँ के हैं, भारत के हैं, बात खत्म हो गई। हाँ भाई कहाँ के, आपसे कोई पूछता है तो आप ये बोलते भैया कहाँ के रहने वाले हो, तो बताता हाँ भैया हम जो है वो गोंडा जिला के रहने वाले हैं। तो अब वो गोंडा जिला बोलता है तो वो क्या गोंडा जिला के निवासी हैं, ये नहीं बोलता गोंडा जिला के नागरिक है, वो क्या बोलता है हम वहाँ के रहने वाले हैं। लेकिन नागरिक, भारत का प्रत्येक जो नागरिक है, भारत का प्रत्येक आदमी वो कहाँ का नागरिक है, देश का नागरिक है। बात समझ में आ गई। इस वजह से भारत को क्या कहा गया है, भारत में एकल नागरिकता है। इस वजह से क्या कहा गया, भारत में क्या है, एकल नागरिकता। बात समझ में आ गई इतनी, बात समझ में आ गई इतनी। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान की प्रारूपण समिति के अध्यक्ष कौन थे, भारतीय संविधान की प्रारूपण समिति के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जे बी कृपलानी। तो इसका आपको जवाब देना है। तो भारतीय संविधान की प्रारूपण समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो प्रारूपण समिति के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे, अपने बाबा साहब थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। कौन थे, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी थे। ठीक है, तो इसमें क्या था, जो आपके प्रारूपण ड्राफ्टिंग कमेटी थी, ड्राफ्टिंग कमेटी जो थी इसमें क्या थे, इसमें कुल 7 सदस्य थे। कितने थे, कुल 7 सदस्य थे। तो एक तो अम्बेडकर जी साहब थे, एक तो अपने साहब हो गए, ठीक है, और दूसरे क्या हो गए, अन्य सदस्य हो गए। 6 क्या थे, अन्य सदस्य थे। ठीक है, तो इसमें 6 अन्य सदस्य थे। इसकी मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ, वो आप याद रखिएगा। क्या है, आए मुंशी, आए मित्र मुंशी के साथ तो अंबेडकर क्या हो गए आपके, एक तो अंबेडकर साहब बाबा साहब हो गए जो कि अध्यक्ष हो गए। आय आय से क्या हो जाएगा, एनजी आयंकर हो जाएगा। मित्र से क्या हो जाएंगे, बीएल मित्रा हो जाएंगे। मुंशी से क्या हो जाएगा, केएल मुंशी हो जाएगा। आप वीडियो को पॉज करके धीरे धीरे इनको लिखिए जाएगा। अंबेडकर से बाबा साहब अंबेडकर हो गए, आय से क्या हो गए, एनजी आयंगर हो गए। मित्र से क्या हो गए, बीएल मित्रा हो गए। मुंशी से क्या हो गए, के मुंशी हो गए। कृष्णा से क्या हो गए आपके, कृष्णा से क्या हो गए, कृष्णा से आपके कृष्ण स्वामी अयंगर हो गए। ठीक है, कृष्ण स्वामी अयंगर हो गए। साथ साथ से क्या हो गया आपके, सैयद मोहम्मद सादुल्ला हो गए। और खेत से क्या हो गया, डीपी खेतान हो गए। खेत से क्या हो गया आपके, डीपी खेतान हो गए। क्या हो गया, खेत से क्या हो गया आपके, डीपी खेतान हो गए। बात समझ में आ गई, बात समझ में आ गई। तो ये हो गए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर हो जाएगा। बात समझ में आ गई आपको, बात समझ में आ गई आपको। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान का कौन सा भाग नागरिकता के प्रावधानों से संबंधित है, संविधान का कौन सा भाग जो है वो नागरिकता के प्रावधानों से संबंधित है। तो आपको बता दें कि संविधान में मूल रूप से तो 22 थे। अगर वो पूछे संविधान में मूल रूप से कितने भाग थे, तो मूल रूप से कितने भाग थे, मूल रूप से 22 थे। वर्तमान में संविधान में कितने भाग है, वर्तमान की बात करें तो कितने भाग है, 25 भाग है। कितने, 25 भाग है वर्तमान में, कितने हैं, 25 भाग हैं। ठीक है, कितने अनुच्छेद हैं, 395 अनुच्छेद हैं। कितने, 395 अनुच्छेद हैं। और 12 क्या है, अनुसूचियां हैं। इतनी बात तो आपको समझ में आ गई। 12 क्या है, 12 अनुसूचियां। बात समझ में आ गई, 12 क्या है, 12 अनुसूचियां हैं। इतनी बात समझ में आ गई, 12 अनुसूचियां हो गई। ठीक है, तो अगर भाग एक की बात करें, अगर भाग भाग एक में क्या, संघ और उसका राज्य क्षेत्र। देखते रहिएगा, संघ और एक में संघ और उसका राज्य क्षेत्र। भाग दो में क्या है,
भाग 3 में क्या है? डीपीएसपी है। डीपीएसपी का मतलब क्या है? राज्य के किया जाता है। भाग 4 का, भाग 4 का में आपका क्या है? मौलिक कर्तव्य है। भाग 4 में क्या है? मौलिक कर्तव्य है। भाग 4 में क्या हो गया? आपके मौलिक कर्तव्य हो गए। वहीं बात करें तो भाग 5 में क्या हो गए? केंद्र सरकार की बात की जा रही है, इनमें अध्याय हैं। भाग 6 की बात करें तो भाग 6 में क्या हो जाएगा? भाग 6 में राज्य सरकार की बात की जा रही होगी। तो यहाँ पर क्या पूछा था? नागरिकता पूछा था, तो नागरिकता क्या हो जाएगा? भाग 2 हो जाएगा। ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? आपका करेक्ट हो जाएगा। इसमें किसी को कोई दिक्कत, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यूएसए के संविधान की विशेषताएं कौन सी हैं जो हमारे संविधान के निर्माताओं के द्वारा ग्रहण की गई हैं? जो हमारे संविधान के निर्माताओं के द्वारा जो है वो ग्रहण की गई हैं। तो ये पूछ रहा है कि अमेरिका के संविधान में कौन कौन सी चीजें, तो मैं आपको बता दूं, उसमें न्यायिक समीक्षा है, मौलिक अधिकार है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाना है, न्यायिक समीक्षा है, और लिख लो, और लिख लो आप, क्या उसमें? न्यायिक समीक्षा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? न्यायिक समीक्षा है उसमें। ठीक है, ये लिखा ना, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाना है, तो इसका तो आंसर तो डी हो जाएगा। एक न्यायिक समीक्षा भी लिख लीजिएगा। एक राष्ट्रपति पर महाभियोग भी लिख लीजिएगा। क्या? राष्ट्रपति पर महाभियोग। महाभियोग ये भी कहां से लिया गया? ये भी अमेरिका से लिया गया। राष्ट्रपति पर महाभियोग भी अमेरिका से लिया गया। बात समझ में आ गई? बात समझ में आई इसकी? इतनी बात समझ में आई। एक और आ गया आपका उपराष्ट्रपति, पद भी लिया गया है। तो ये तीन चीजें ये और तीन चीजें ये सब आप लिख लो। न्यायिक समीक्षा है, राष्ट्रपति पर महाभियोग है, उपराष्ट्रपति का पद है, न्यायिक समीक्षा। देखो न्यायिक समीक्षा तो लिखा था, न्यायिक समीक्षा तो ये लिखा ही था, न्यायिक समीक्षा तो इसमें था ही। मौलिक अधिकार हो गया, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाना हो गया, न्यायिक समीक्षा हो गया, राष्ट्रपति पर महाभियोग हो गया, और उपराष्ट्रपति का पद हो गया। मतलब उपर्युक्त डी, ऑप्शन डी जो है वो इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई? ऑप्शन डी जो है वो क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट हो जाएगा। इतने में कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय का वह रिट आदेश कौन सा है जो किसी प्राधिकार को रद्द करने के लिए दिया जाता है? मैं इसमें आपसे थोड़ा सा टाइम मांगना चाह रहा हूं, टाइम ले लूंगा आपका, ठीक है? तो लेकिन पहले मैं इसका आंसर बता देता हूं क्या है। उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय का वह रिट आदेश कौन सा जो किसी प्राधिकार को रद्द करने के लिए दिया जाता है? अब मैं आपको बता दूं कि अगर भारत के नागरिकों का कोई भी मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है, मतलब अगर कोई व्यक्ति है, कोई भी राज्य बोल दीजिए, कोई सरकार हो, कोई भी हो, अगर वो भारत के लोगों के मौलिक अधिकारों को छीनने का प्रयास करेगा, तो उसके लिए आप डायरेक्ट, उसके लिए आप सीधे रूप से कहाँ? सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं। उसके लिए आप सीधे तौर पर कहाँ जा सकते हैं? सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं। बात समझ में आ गई? कहाँ जा सकते हैं? सर्वोच्च न्यायालय में जा सकते हैं। किस आर्टिकल के तहत जा सकते हैं? अनुच्छेद 32 के तहत जा सकते हैं। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 32 के तहत जा सकते हैं। बात समझ में आ गई? तो अनुच्छेद 32 के तहत जो है वो क्या है? आप अनुच्छेद 32 के तहत, अनुच्छेद 32 के तहत जो है आप सीधे सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। बात समझ में आ गई इतनी? तो यहाँ लिखिए कि सुप्रीम कोर्ट में अगर आपको रिट डालनी है, अगर सुप्रीम कोर्ट में डालनी है तो अनुच्छेद 32 के तहत, और अगर हाई कोर्ट में डालनी है तो अनुच्छेद 226, अनुच्छेद 226 के तहत में। ये सुप्रीम कोर्ट के लिए आर्टिकल है और ये हाई कोर्ट के लिए आर्टिकल है। बात समझ में आ गई इतनी? इतनी बात समझ में आ गई? इतने में कोई दिक्कत? इतने में कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है? अब क्या है, सुप्रीम कोर्ट जो है वो 5 प्रकार की रिट जारी करता है। सुप्रीम कोर्ट जो है वो मौलिक अधिकारों के उल्लंघन होने पर 5 प्रकार की रिट जारी करता है। पहली बोलते हैं हाइबियस कार्पस। क्या बोलते हैं? हाइबियस कार्पस, अर्थात हिंदी में बोले तो बंदी प्रत्यक्षीकरण। क्या बोलते हैं उसको? बंदी प्रत्यक्षीकरण बोलते हैं। दूसरे की बात करें तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका परमादेश हो जाएगा। क्या हो जाएगा? परमादेश हो जाएगा। बात समझ में आ गई? परमादेश हो जाएगा। तीसरे की अगर बात करें तो क्या हो जाएगा? परमादेश को क्या बोलते हैं? मैंडमस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैंडमस बोलते हैं। तीसरा क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका प्रतिषेध हो जाएगा। क्या हो जाएगा?
प्रतिषेध हो जाएगा। प्रतिषेध को क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? प्रोहिबिशन बोलते हैं। और चौथा नंबर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका उत्प्रेषण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उत्प्रेषण। उत्प्रेषण को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? सर्टियोरिटी बोलते हैं। और आखिरी क्या हो जाएगा? ये हो जाता है आपका अधिकार परीक्षा अर्थात क्यू वारंटो। क्या? अधिकार परीक्षा, इसको क्या बोलते हैं? क्यू वारंटो बोलते हैं। तो क्या है कि अगर आपके कब कब आप कब ये रिट की बात क्यों आई? ये रिट की बात क्यों आई? रिट की बात इस वजह से आई कि आपके अगर मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, अगर आपके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, तो मौलिक अधिकारों के उल्लंघन होने पर आप सीधे सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। किस आर्टिकल के तहत जा सकते हैं? अनुच्छेद 32 के तहत जा सकते हैं। अनुच्छेद 32 के तहत में, अनुच्छेद 32 के तहत जो है, आपको आपको एक ऐसे बताता हूँ, आपने वो दृश्यम मूवी देखी है? वो अजय देवगन वाली दृश्यम मूवी। तो वो जब वो के जो पेरेंट्स होते हैं, एक माता पिता बुढ़ा बुढ़िया आते हैं, ऐसे करके वो बोलता है, जो उसका दुकान पे दुकान का ओनर होता है, तो वो कहता है कि अजय देवगन आता है, जब वहाँ बैठा होता है तो बोलता है ये क्यों बैठे हैं? तो वो बताता है कि इनके 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 एक सिंगल ओनली सन को उसने पुलिस ने उसमें डाल दिया है। वो कोई इंस्पेक्टर था, उसने वो कर दिया है उसका। तो अजय देवगन क्या बोलता है कि कोई बात नहीं, आप मेरे जानने वाला वकील है, आप उससे मिलिए, और ये हाइबियस कार्पस का मामला है। ये किसका मामला है? हाइबियस कार्पस का मामला। अब मान लीजिए कि आपको पुलिस वाले उठा के ले जाके चुपचाप अंदर बंद कर दें और आपको कोई वकील ना करने दें। भाई, भारत के संविधान में ये चीज है कि आपको अगर कानून गिरफ्तारी भी होती है तो आपको कानून, आपका भी मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है अगर आपको वकील नहीं करने दिया जाएगा, स्वतंत्रता का उल्लंघन हो गया ना फिर ये। तो वो हैबियस कार्पस की बात करता है। तो हैबियस कार्पस के तहत क्या है कि जब आप कोर्ट जाएंगे तो कोर्ट आदेश करेगा इस आदमी को शरीर सहित उपस्थित करो, जाओ कोर्ट में लेकर के आओ, मेरे सामने लेकर के आओ। जज कहेगा, पुलिस वालों को आदेश देगा। तो पुलिस वालों को, अगर पुलिस वालों ने अवैध रूप से कब्जा करके रखा है, पुलिस वालों ने अगर अवैध रूप से गलत तरीके से उसको बंद कर दिया है, अंदर जेल में डाल रखा है और कहीं पर्सनल जगह में कैद कर रखा, तो उनको पेश करना पड़ेगा, तो ढूंढ के देंगे, वरना उनकी खटिया खड़ी हो जाएगी पुलिस वालों को। तो इसको कहते हैं हाइबियस कार्पस। ऐसे मामले हों, जब मौलिक अधिकार के उल्लंघन के मामले हों, तो क्या होता है? हाइबियस कार्पस का यूज किया जाता है। बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई। तो ये था बंदी प्रत्यक्षीकरण अर्थात हाइबियस कार्पस, बंदी प्रत्यक्षीकरण। परमादेश क्या होता है? परमादेश में क्या होता है कि इसमें क्या होता है, न्यायालय अधिकारी क्या करते हैं? न्यायालय अधिकारी को आदेश दिया जाता है कि वह उस कार्य को करे जो उसके क्षेत्र अधिकार के अंतर्गत है। मतलब समझे कि एक अधिकारी, जो एक न्यायालय जो है वो दूसरे न्यायालय से कहता है कि भैया वही काम करो जो आपके क्षेत्र में है। ये परमादेश होता है। हम आदेश देते हैं। एक प्रतिषेध होता है। तो प्रतिषेध में क्या होता है? ये न्यायिक या अर्ध न्यायिक संस्था के विरुद्ध जारी होता है। ये न्यायिक या अर्ध न्यायिक संस्था के विरुद्ध जारी होता है। ठीक है। कोई भी अर्ध न्यायिक संस्था जो है वो मान लो कि उसका अधिकार है कि मान लो कि वो अपने घर तक ही सब काम कर सकता है। उसका एक दायरा है कि तुम यहीं तक काम करोगे, वो अपने दायरे के बाहर जाकर के काम करने लगे तो क्या हो जाएगा? ये प्रतिषेध हो जाएगा। इसी प्रकार से उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा है। अधिकार परीक्षा में क्या है कि आदमी क्या करा कि मतलब एक तरीके से कि आपके पास अवैध रूप से वो किसी गद्दी पर कब्जा कर ले, कोई नौकरी ले ले, किसी पद पर बैठ जाए, तो कोर्ट पूछेगी भाई तुम किस अधिकार से बैठे हो यहाँ पर, तुम्हारा क्या अधिकार है? तो ये उसके विरुद्ध कहा जाता है। तो ये जो आपके ये जो रिटे हैं, इनको न्याय का झरना भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इनको न्याय का झरना भी कहा जाता है। बात समझ में आ गई? आगे बढ़े, आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखते हैं। वह खैर इतना डिटेल में आपसे नहीं पूछेगा, वो इतना डिटेल में नहीं पूछेगा, लेकिन इतना आपको रखना, सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32, हाई कोर्ट अनुच्छेद 266, 5 प्रकार की रिट है, थोड़ा थोड़ा आपको होनी चाहिए। जो उच्च न्यायालय, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाता है अधिकार परीक्षा रिट। क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन हो जाएगा, अधिकार परीक्षा रिट। जो किसी प्राधिकार को रद्द करने के लिए दिया जाता है तो अधिकार परीक्षा हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा निजी स्वतंत्रता का एक आधार है? देखा, पर्सनल फ्रीडम। क्या? पर्सनल फ्रीडम। ये आ गया निजी स्वतंत्रता, ये आया निजी स्वतंत्रता, आ गया ना निजी स्वतंत्रता। तो निजी स्वतंत्रता ये क्या है? ये वही मूवी वाला ही सीन है। तो क्या? हाइबियस कॉर्पस, ऑप्शन बी, बंदी प्रत्यक्षीकरण करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित रिट में किसका शाब्दिक अर्थ यह है, सशरीर प्रस्तुत करो? अभी मैंने आपको बताया था, कोर्ट पुलिस वालों को आदेश देगा कि उसको आदमी को सशरीर उपस्थित करो, यहाँ पर सशरीर उपस्थित करो, तो क्या हो जाएगा? बंदी प्रत्यक्षीकरण, मतलब कि हैबियस कार्पस। आगे बढ़ो।
उच्चतम न्यायालय द्वारा कितने प्रकार की रिटें जारी की? अभी मैंने बताया था आपको कितने प्रकार की, 5 प्रकार की रिट जारी की जाती है। कितने प्रकार की रिट जारी की जाती है? 5 प्रकार की रिट जारी की जाती है। इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई? इतने में कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार जीवन का अधिकार एक है। भारतीय संविधान, जीवन जीने का अधिकार, तो जीवन जीने का अधिकार क्या है? ये अगर पुलिस वाले ने आपको अंदर बंद कर दिया बिना किसी, तो ये जीवन जीने का अधिकार ही तो उसको तो खत्म कर दिया ना। जैसे कि स्वच्छ वायु में जीना, स्वच्छ वायु में जीना, पर्यावरण प्रदूषण को रोकना, समझ रहे हो? ये भी क्या है? जीवन जीने के एक तरीके से का अधिकार ही है। ठीक है, तो क्या है, ये क्या हो जाए? जीवन जीने का अधिकार कैसा अधिकार है? ये आपका मौलिक अधिकार है। कैसा है? मौलिक अधिकार है। बात समझ में आ गई? बात समझे? ये भी क्या है? मौलिक अधिकार है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार क्या है? तो संपत्ति का अधिकार की बात करें तो क्या था कि ये था आपका 44वां संविधान संशोधन, संशोधन 1978। 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था। 44वां संविधान संशोधन 1978 में हो रहा है। तो 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत किया गया था। संपत्ति के पहले संपत्ति का अधिकार जो था वो मौलिक अधिकार हुआ करता था। पहले संपत्ति का जो अधिकार होता था वो कैसा अधिकार होता था? मौलिक अधिकार होता था। लेकिन 44वें संविधान, बात को ध्यान से सुनना, पहले संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार हुआ करता था। बात समझ में आई? लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत, 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटा करके किसमें डाल दिया गया? आपका विधिक अधिकार में डाल दिया गया, मतलब कानूनी अधिकार बना दिया गया। बात समझ में आ गई? तो वहां पर अनुच्छेद 31 में होता था। अनुच्छेद 31 के तहत वो पूछे तो पहले ऐसे लिख लो, ऐसे लिख लो आप कि पहले 31 के अनुसार, अनुसार संपत्ति का मौलिक अधिकार 78 हुआ है। इसके तहत क्या होगा? संपत्ति का अधिकार कैसा अधिकार हो गया? विधिक अधिकार हो गया। संपत्ति का अधिकार कैसा हो गया? आपका विधिक अधिकार हो गया। कैसा हो गया? विधिक अधिकार हो गया। बात समझ में आ गई? कैसा अधिकार हो गया? बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई? अनुच्छेद 31 था उसको हटा दिया गया और इसको किसमें, कानूनी अधिकार किसमें बना करके जोड़ा गया? 300A, याद रखना, क्या? अनुच्छेद 300A में जोड़ दिया गया। अनुच्छेद 300A में जो संपत्ति का अधिकार है वो कैसा? विधिक या कानूनी अधिकार, विधिक अधिकार है, कानूनी अधिकार। बात समझ में आ गई? इतने में कोई दिक्कत? इतने में कोई दिक्कत किसी को? आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संविधान में संवैधानिक उपचारों का अधिकार, भारत के संविधान में संवैधानिक उपचारों का अधिकार, भारत के संविधान में संवैधानिक उपचारों का अधिकार निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो ये है आपका अनुच्छेद 32। अब इसको बात को समझ लेते हैं। देखो, संवैधानिक बाबा साहब के अनुसार बात की जाए तो संविधान की आत्मा उन्होंने अनुच्छेद 32 को कहा है। बाबा साहब के अनुसार संविधान की जो आत्मा है वो अनुच्छेद 32 को कहा गया है। जवाहरलाल नेहरू के अनुसार जो है वो किसको कहा गया है? जवाहरलाल नेहरू के अनुसार प्रस्तावना को, अर्थात उद्देशिका को संविधान की आत्मा कहा गया है। तो ये भी प्रश्न, दो प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं कि बाबा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार संविधान की आत्मा किसको कहा गया? तो वो कहा गया अनुच्छेद 32 को। तो उसको, अनुच्छेद 32 को दूसरा नाम क्या बोलते हैं? संवैधानिक उपचारों का अधिकार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अनुच्छेद 32 को और क्या किस नाम से जानते हैं? संवैधानिक उपचारों का अधिकार के नाम से भी जानते हैं। तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार क्या है? इसी में 5 प्रकार की रिट आती हैं। क्यों ये बात कही है? इस वजह से कहा गया किसी नागरिक का उल्लंघन होता है, किसी नागरिक के मौलिक अधिकारों का अगर उल्लंघन होता है, किसी नागरिक के मौलिक अधिकारों का अगर उल्लंघन होता है तो क्या हो जाएगा? तो क्या हो जाएगा? वो सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। किस आर्टिकल के तहत? आर्टिकल अनुच्छेद 32 के तहत में। तो इसीलिए इसीलिए संवैधानिक उपचार का जो अधिकार है वो अनुच्छेद 32 में है। बाबा साहब के अनुसार इसको संविधान की आत्मा माना गया है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई? इतनी बात समझ में आ गई? आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रेस की स्वतंत्रता भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से मिलती है? प्रेस की स्वतंत्रता, अब भाई प्रेस की स्वतंत्रता किससे मिलती है? तो ये जानने से पहले कुछ चीजें और देख लेते हैं। जैसे कि इन्होंने बोला कि अनुच्छेद 14, क्या बोला इन्होंने? अनुच्छेद 14। तो अनुच्छेद 14 में क्या है? विधि के समक्ष समता,
विधवा इस संविधान से ली गई है, ठीक है। और विधियों का समान संरक्षण ये कहाँ से लिया गया है? ये अमेरिका से लिया गया है। ये भी आप याद रखिएगा, पूछा जाता है। तो अनुच्छेद 14 में आपका क्या है? अनुच्छेद 14 में आपका क्या है? अनुच्छेद 14 में है आपका विधि के समक्ष समता, विधियों का समान संरक्षण। अच्छा, अनुच्छेद 16 में क्या है? अनुच्छेद 16 में क्या है? रोजगार में अवसर, रोजगार में अवसर की समानता। रोजगार में अवसर की समानता मतलब इसी में किसकी बात की गई है? रिजर्वेशन की बात की गई, आरक्षण की बात की गई है। बात समझ में आ गई। अनुच्छेद 19, इसका जो आंसर हो जाएगा वो अनुच्छेद 19 हो जाएगा। प्रेस की स्वतंत्रता का जो वर्णन है वो अनुच्छेद 19 में है। अनुच्छेद 21 क्या हो जाता है? अनुच्छेद 21 हो जाता है आपका प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। क्या हो जाता है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। मतलब किसी भी व्यक्ति को जो विधि के द्वारा कोई भी स्थापित प्रक्रिया है उसको उसकी स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता। ये अनुच्छेद 21 कहलाता है। तो प्रेस की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 हो गया। बात समझ में आ गई इतनी? बात समझ में आ गई इतनी? इतने में कोई दिक्कत किसी को? इतने में किसी को कोई दिक्कत? आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संविधान में शामिल राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों की अवधारणा किससे ली गई है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, तो ये किससे ली गई? मतलब राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, इसको डीपीएसपी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? आपका डीपीएसपी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? डीपीएसपी भी बोलते हैं। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, क्या बोलते हैं? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी बोलते हैं इसको, डीपीएसपी बोलते हैं। बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई? क्या बोलते हैं इसको? डीपीएसपी बोलते हैं। क्लियर हो गई इतनी बात? तो इसमें क्या है, डीपीएसपी जो है ये भाग 4 में आते हैं। किसमें आते हैं? ये आते हैं आपके भाग 4 में। भाग 4 में अनुच्छेद 36 से लेके 51 तक इनका वर्णन है। 36 से लेके अनुच्छेद 51 तक क्या है? इनका वर्णन है। बात समझ में आई? तो ये तो जो डीपीएसपी है अर्थात राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत या तत्व हैं, इनकी अवधारणा कहाँ से ली गई? ये ली गई आपके आयरलैंड से। किससे ली गई? आयरलैंड से ली गई। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान के किस भाग में भारत को एक कल्याणकारी राज्य के रूप में स्थापित करने की बात कही गई है? भारत को एक कल्याणकारी राज्य, तो देखना, भारत को एक कल्याणकारी राज्य, कल्याणकारी राज्य, तो कल्याणकारी राज्य का मतलब क्या है कि भारत के लोगों का कल्याण हो। भारत को एक कल्याणकारी राज्य का मतलब क्या है? भारत के अगर लोगों का, भारत के निवासियों का अगर कल्याण होगा तो भारत का सीधी सी बात है कल्याण होगा। तो यही बात की किसमें कहा गया है। तो देखिए, संविधान की प्रस्तावना मैंने बता दी, उसमें कहीं भी ऐसी बात नहीं की गई, तो ये ऑप्शन तो गलत हो जाएगा। मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार का संविधान का भाग 3 है, उसमें भी मैंने आपको कल्याणकारी राज्य की कोई बात नहीं कही गई है। लेकिन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो संविधान का भाग 4 है, अभी मैंने आपको बताया, ये क्या मैंने आपको बताया कि डीपीएसपी जो है वो भाग 4 में है, अनुच्छेद 36 से 51 तक है, आयरलैंड से लिए गए हैं। तो यही क्या हो जाएगा, इसका आंसर करेक्ट क्या हो जाएगा? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। ऑप्शन सी जो है वो क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी जो है वो क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट हो जाएगा। बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई? इतने में किसी को कोई दिक्कत? इतने में किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस निदेशक सिद्धांत पर गांधी जी के नैतिक दर्शन का प्रत्यक्ष प्रभाव है? मतलब अब मैं आपको समझाता हूं इस क्वेश्चन में कंसेप्ट क्या है। किस निदेशक सिद्धांत पर गांधी जी के नैतिक दर्शन का प्रत्यक्ष प्रभाव? मैं थोड़ा सा पीछे लेकर के चलता हूं। मैंने अभी आपको बताया कि संविधान में क्या दिया गया है। संविधान में है आपका भाग 4, जिसको कि क्या बोलते हैं? डीपीएसपी, मतलब डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, या राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत बोलते हैं। ये जो है ये अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक है। कहां से कहां तक है? 36 से लेकर के 51 तक है। बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई? 36 से लेकर कहां तक है? 51 तक है। तो ये जो अनुच्छेद है, इनको ये जो 36 से 51 तक अनुच्छेद दिए गए, इनको आप 3 भागों में बांट सकते हैं। इनको आप जो है वो 3 भागों में बांट सकते हैं। कैसे? एक इसमें एक भाग में बांट सकते हैं आप समाजवादी सिद्धांत। इसे समाजवादी सिद्धांत देखते रहिएगा, समाजवादी सिद्धांत। दूसरे हैं आपके गांधीवादी सिद्धांत, दूसरे आपके गांधीवादी सिद्धांत।
और ये आते हैं उदारवादी सिद्धांत या उदारवादी सिद्धांत। ठीक है, जैसे ये जो गांधी जी के नैतिक दर्शन का प्रभाव है, वो मतलब गांधी जी जो बोलते थे, गांधी जी जो करते थे, उनके विचारों को संविधान में जगह दी गई। उनके विचारों को संविधान में जगह दी गई। जैसे उनका काम था कि गोवध पर निषेध, गाय की हत्या जो है वो नहीं होनी चाहिए। गोवध पर निषेध की उन्होंने बात कही, गोवध पर निषेध की उन्होंने बात कही। जब गोवध पर उन्होंने निषेध की बात कही तो ये गांधीवादी सिद्धांत कहलाएगा। क्या कहलाएगा? गांधीवादी सिद्धांत कहलाएगा। बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई? क्या कहलाएगा? गांधीवादी सिद्धांत कहलाएगा। आगे बात समझ में? तो ऐसे जैसे उन्होंने अनुच्छेद 40 की बात की, तो अनुच्छेद 40 में उन्होंने क्या कहा है? अनुच्छेद 40 में कहा कि राज्य जो है वो ग्राम पंचायतों की स्थापना करेंगे। तो गांधी जी क्या कहते थे? गांधी जी गांवों पर बहुत जोर देते थे। गांधी जी गांवों पर बहुत जोर देते थे कि जब गांवों की अर्थव्यवस्था सुधरेगी तो देश की अर्थव्यवस्था सुधरेगी। जब गांवों का कल्याण होगा तो राज्य कल्याणकारी होगा, अर्थात भारत का भी कल्याण होगा। तो गांधी जी ने इन सब बातों के बारे में बात कही, तो उन्हीं विचारों को संविधान में जगह दी गई। तो वो क्या कहलाए गए? वो कहलाए गए गांधीवादी सिद्धांत कहलाए गए। क्या कहलाए गए? गांधीवादी सिद्धांत कहलाए गए। बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई? इसमें किसी को कोई दिक्कत? इसमें किसी को कोई दिक्कत? जो जो ये गोवध पर निषेध है, इसका जो अनुच्छेद है वो अनुच्छेद 48 है। क्या है? अनुच्छेद 48 है। अनुच्छेद 48 है। बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई? आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आ गया, ग्राम राज्य के माध्यम से राम राज्य के बारे में किसने कहा था? ग्राम राज्य के माध्यम से राम राज्य के बारे में किसने कहा था? ग्राम राज्य के माध्यम से राम राज्य के बारे में किसने कहा था? महात्मा गांधी ने, विनोबा भावे ने, जयप्रकाश नारायण ने या जवाहरलाल नेहरू ने? ठीक है, तो आपको ये पता होगा कि भूदान आंदोलन किसने चलाया था? भूदान आंदोलन जो है वो किसने चलाया था? विनोबा भावे जी ने चलाया था। भूदान आंदोलन किसने चलाया था? भूदान आंदोलन जो था विनोबा भावे जी ने चलाया था। ये 1951 में चलाया था। कहां से शुरुआत हुई थी? वर्तमान तेलंगाना के पोचमपल्ली गांव से। गांव से याद रखिएगा, तेलंगाना के पोचमपल्ली गांव से विनोबा भावे जी ने भूदान आंदोलन की शुरुआत की थी। ठीक है, जयप्रकाश नारायण जी ने 1934 में सीएसपी, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की थी। ये भी बात याद रखिएगा, किसकी? कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की थी। पार्टी की स्थापना की थी। समझ में आ गई? इसने जयप्रकाश नारायण जी ने। तो ग्राम राज्य के माध्यम से राम राज्य की बात की कि वो महात्मा गांधी जी ने की थी। बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई आपको? इतने में बात समझ में आ गई? क्लियर हो गई इतनी बात? आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखते हैं। बात समझ में आ गई आपको कि भूदान आंदोलन की शुरुआत थी विनोबा भावे जी ने की थी। जयप्रकाश नारायण जी ने 1934 में, ठीक है, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की थी। बात समझ में आ गई? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? संविधान सभा में यह किसने कहा था कि सरकारी नीति के निदेशक सिद्धांत किसी बैंक में दे उस चेक की तरह है जिसका भुगतान बैंक अपनी सुविधा अनुसार करता है? मतलब ये, भाई देखिए, मौलिक अधिकार हैं। अगर आपके मौलिक अधिकारों का हनन होगा तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाओगे, कोर्ट की कार्रवाई चालू हो जाएगी, आपको तुरंत न्याय मिल जाएगा। लेकिन जो डीपीएसपी है वो राज्य के ऊपर है। राज्य चाहे तो लागू करे, राज्य चाहे तो उन पर ना लागू करे। राज्य किस नीति सिद्धांत पर ज्यादा जोर दे, किस पर कम जोर दे, वो राज्य सरकार के ऊपर निर्भर करता है। उसके लिए आप जो है वो क्या है, उसके लिए वो न्यायालय में वाद योग्य नहीं है। जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं वो न्यायालय में वाद योग्य नहीं है, लेकिन मौलिक अधिकार जो होते हैं वो न्यायालय में वाद योग्य है। बात समझ में आई इतनी? वो न्यायालय में क्या है? वो वाद योग्य है। बात समझ में आई इतनी? वो न्यायालय में क्या है? वाद योग्य है। ठीक है, तो ये किसने कहा था? ये कहा था आपके केटी शाह ने कि अपनी मर्जी से बैंक अपनी सुविधा, अगर सरकार की मर्जी मर्जी होगी तो वो रोजगार देगा, सरकार की मर्जी नहीं होगी तो रोजगार नहीं देगा। बात है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। उपराष्ट्रपति पदेन अध्यक्ष होता है। उपराष्ट्रपति पदेन अध्यक्ष होता है। तो आपको पता होगा कि अनुच्छेद 63 में गई है, क्या कहा गया है? भारत का एक भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, ये अनुच्छेद 63 में कहा गया है। वहीं पर एक बात और कही गई, क्या कही गई?
कि उपराष्ट्रपति उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। तो क्या होगा, उपराष्ट्रपति पदेन अध्यक्ष होता है, वो कौन होता है, राज्यसभा का। ये बात किसमें लिखी गई, अनुच्छेद 64 में लिखी गई। बात समझ में आ गई, बात समझ में आ गई। एक प्रश्न बहुत पूछा जाता है कि उपराष्ट्रपति के शपथ शपथ तो शपथ का अनुच्छेद कौन सा है। तो जो उपराष्ट्रपति का शपथ है, ये कौन सा है, ये अनुच्छेद 69 है, 69 है। तो इसको भी आप याद रखिएगा, और इसको भी आप याद रखिएगा। उपराष्ट्रपति जो शपथ लेता है वो अनुच्छेद 69 के तहत लेता है। अनुच्छेद 63 में क्या, भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 64 में क्या क्या आ गया है, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। आगे बात समझ में, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब भारत के उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति के स्थानापन्न रूप में काम करना होता है तो उन्हें किसका वेतन प्राप्त होता है, तो उन्हें किसका वेतन प्राप्त होता है। बात समझ में आ गई, देखते हैं क्या कर रहा है। तो उन्हें जो किसका वेतन, अगर मान लीजिए कि राष्ट्रपति अगर अस्वस्थ है या किसी अन्य कारण से उनका पद रिक्त है, तो क्या है, उपराष्ट्रपति उस पद को धारण करेगा। तो उपराष्ट्रपति जब उस पद को धारण करेगा तो उसे जितने भी वेतन है, जितनी भी सुविधाएं हैं, वो सब किसकी मिलेंगी, वो राष्ट्रपति की मिलेंगी। क्यों, क्योंकि अब तो वो राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर रहा है, उसको वेतन होगा, उसको पद होगा, उसको भत्ता होगा, उसको सुविधाएं होंगी, वो सब किसके हिसाब से मिलेंगी, वो मिलेंगी आपकी राष्ट्रपति के हिसाब से। किससे मिलेंगी, राष्ट्रपति के हिसाब से मिलेंगी। बात समझ में आ गई, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रपति द्वारा संसद के लिए एंग्लो इंडियन समुदाय के कितने सदस्यों को नामित किया जा सकता है। अब आपको पता होगा एंग्लो इंडियन की व्यवस्था सरकार ने खत्म कर दी है, लेकिन तो अगर पूछा जाए, प्रश्न आ जाता कि नामित करता था, तो आपको पता होगा कि लोकसभा में 2 सदस्य थे और राज्यसभा में 12 सदस्य थे। इनको नामित करता था कौन, राष्ट्रपति नामित करता था। तो क्या हो जाएगा, राष्ट्रपति और संसद के लिए तो किसमें 2, क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, वो लोकसभा में पूछ रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद रिक्त हों, अभी तक क्या था, राष्ट्रपति का पद रिक्त था तो उपराष्ट्रपति आ जाता था, पद ले लेता था। अगर मान लो राष्ट्रपति भी नहीं है, उपराष्ट्रपति का भी पद रिक्त है, तब कौन संभालेगा राष्ट्रपति का पद, तब संभालेगा उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश या उच्चतम न्यायालय का वरिष्ठ न्यायाधीश, उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। तो ऑप्शन के हिसाब से क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। बात समझ में आ गई, बात समझ में आ गई। इसमें किसी को कोई दिक्कत, इसमें किसी को कोई दिक्कत, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से क्या संवैधानिक निकाय संस्था है। भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से क्या संवैधानिक निकाय संस्था है। तो देखिए, योजना आयोग, योजना आयोग की जो स्थापना हुई थी वो 15 मार्च 1950 को हुई थी। ये एक सलाहकारी निकाय है। योजना, ये संविधान में योजना आयोग का वर्णन नहीं है। ये राष्ट्रीय विकास परिषद एनडीसी है, इसकी स्थापना 6 अगस्त 1952 को हुई थी। योजना आयोग जो योजना बनाता है, योजना आयोग जो योजनाएं बनाता है, उनको अंतिम रूप देने का काम कौन करता है, वो एनडीसी करती है, मतलब राष्ट्रीय विकास परिषद करता है। ठीक है, तो इसका भी संविधान में कहीं भी उल्लेख नहीं है। तो अब बात आती है वित्त आयोग की। अब किसकी बात आती है, अब बात आती है वित्त आयोग की। किसकी बात आती है, वित्त आयोग की। तो वित्त आयोग का जो उल्लेख है वो अनुच्छेद 280 में किया गया है। किसमें किया गया, अनुच्छेद 280 में किया गया। वित्त आयोग की नियुक्ति जो है वो कौन करता है, वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। इसमें एक अध्यक्ष होता है और 4 क्या होते हैं, सदस्य होते हैं। एक इसमें क्या होता है, एक अध्यक्ष होता है और 4 क्या होते हैं, इसमें सदस्य होते हैं। 4 क्या होते हैं, इसमें सदस्य होते हैं। ठीक है, वर्तमान की अगर बात करें तो वर्तमान में वित्त आयोग के 15वां वित्त आयोग चल रहा है, जिसके अध्यक्ष एनके सिंह हैं। जो अभी पिछला जो गुजरा है, मतलब 14वां वित्त आयोग था, उसके अध्यक्ष वाई बी रेड्डी थे। उसके अध्यक्ष कौन थे, उसके अध्यक्ष वाई बी रेड्डी थे। वर्तमान में 15वां चल रहा है, उसके अध्यक्ष कौन है, एनके सिंह है। प्रथम वित्त आयोग कौन कब बना था, प्रथम वित्त आयोग 1951 में बना था। उसके अध्यक्ष कौन थे, उसके अध्यक्ष केसी नियोगी थे। बात समझ में आई। वित्त आयोग का वर्णन संविधान के अनुच्छेद 280 में है। किसमें, 280, 280 वित्त आयोग 280, ऐसे 10 बार बोलो याद हो जाएगा, वित्त आयोग 280। तो वित्त आयोग किसमें, अनुच्छेद 280 में है। नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा। इसमें एक अध्यक्ष होता है, 4 सदस्य होते हैं।
वर्तमान में 15वां वित्त आयोग चल रहा है, जिसके अध्यक्ष कौन है, एनके सिंह है। अभी पिछला जो गुजरा है, जो 14वां वित्त आयोग था, उसके अध्यक्ष कौन थे, वाईवी रेड्डी थे। इतनी बात समझ में आ गई, इतनी बात समझ में आ गई। जो पहला वित्त आयोग था, जो पहला वित्त आयोग था, उसके अध्यक्ष कौन थे, केसी नियोगी थे। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखते हैं, कोई दिक्कत। और इसका काम क्या होता था, वित्त आयोग का जो काम होता है वो होता है संघ और राज्य, मतलब केंद्र और राज्यों के बीच करों का बंटवारा करना होता है। केंद्र और राज्य के बीच क्या, करों का बंटवारा करना होता है। बात समझ में आ गई, बात समझ में आ गई इतनी। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखते हैं। वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है, वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है। अभी देखा था वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। तो कौन सा ऑप्शन, डी ऑप्शन क्या हो जाएगा अपना, करेक्ट हो जाएगा। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। इसमें किसी को कोई दिक्कत, इसमें किसी को कोई दिक्कत, इसमें किसी को कोई दिक्कत कि कौन करता है नियुक्ति वित्त आयोग की, राष्ट्रपति करता है। कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देश की सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर इन चीफ कौन होता है, कमांडर इन चीफ कौन होता है। इसका आपको जवाब देना है, रक्षा मंत्री नहीं, प्रधानमंत्री नहीं, तीनों सेवाओं में से वरिष्ठतम चीफ नहीं, तो क्या हो जाएगा, राष्ट्रपति। भारत की जो तीनों सेना है, थल सेना, वायु सेना, थल सेना, थल सेना, वायु सेना है, और आपकी नेवी है, सबका जो प्रमुख होता है वो कौन होता है, वो राष्ट्रपति होता है। आप मुझे बताइए कि आर्मी डे कब मनाया जाता है, आप मुझे बताइए एयरफोर्स डे जाता है, आप मुझे बताइए नेवी डे कब मनाया जाता है। आर्मी डे मनाया जाता है 15 जनवरी को, मनाया जाता है 15 जनवरी को। एयरफोर्स डे कब मनाया जाता है, 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। नेवी डे कब मनाया जाता है, 4 दिसंबर को मनाया जाता है। ये बात भी आप याद रखिएगा, हो सकता है आपसे पूछ दिया जाए, ठीक है। पिछली बार पेट में क्वेश्चन आया था यूएन डे, यूएन डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, 24 अक्टूबर को। तो याद रखिए यूनाइटेड नेशंस डे, नेशंस डे कब मनाया जाता है, यूनाइटेड नेशंस डे कब मनाया जाता है, 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। ये बात भी आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से वे व्यक्ति कौन है जो अनुच्छेद 143 के अधीन किसी मामले को सलाहकारी राय के लिए भारत के उच्चतम न्यायालय को भेज सकते हैं। निम्नलिखित में से वे कौन व्यक्ति हैं जो अनुच्छेद 143 के अधीन किसी मामले को सलाहकारी राय के लिए भारत के उच्चतम न्यायालय को भेज सकते हैं। तो वो कौन है, वो है आपके, वो कौन है, भारत के राष्ट्रपति। कौन है, भारत के राष्ट्रपति। कौन है, भारत के राष्ट्रपति हो जाएंगे, ठीक है। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। पहला अराजनीतिक राष्ट्रपति कौन था, भारत का पहला अराजनीतिक राष्ट्रपति कौन था, कौन था, तो हो जाएंगे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। कौन हो जाएंगे, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। ये 2002 से 2007 तक राष्ट्रपति रहे। इनकी बुक्स का नाम है आपका, इनकी बुक्स का नाम है विंग्स ऑफ फायर, विंग्स ऑफ फायर नाम है, ये याद रखिएगा। इनकी एक और पुस्तक है जिसका नाम है इग्नाइटेड माइंड, इग्नाइटेड माइंड नाम है, उसको भी याद रखिएगा। क्या नाम है, इग्नाइटेड माइंड नाम है, ठीक है। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखते हैं। संवैधानिक प्रणाली के असफल हो जाने पर किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन संविधान की किस धारा के अंतर्गत लागू किया जाता है। संवैधानिक प्रणाली के असफल हो जाने पर किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन संविधान की किस धारा के अंतर्गत लागू हो जाता है। संवैधानिक प्रणाली के असफल, संवैधानिक प्रणाली के असफल हो जाने पर किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन संविधान की किस धारा के अंतर्गत लागू किया जाता है, ये आपको बताना है। तो क्या हो जाएगा, 356 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 356। राष्ट्रीय आपातकाल 352 के तहत, राज्य में आपातकाल 356 के तहत, वित्त आपातकाल 360 के तहत। अभी तक भारत में कभी भी वित्तीय संकट नहीं आया, कभी भी वित्तीय आपातकाल नहीं लगा है। तो वैसे पूछता है भारत में अब तक कितनी बार वित्तीय आपातकाल लग चुका है, तो आंसर होगा 0। अभी तक एक बार भी वित्तीय आपातकाल नहीं लगा है। क्लियर हो गई इतनी बात। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि दोनों सदनों का संयुक्त सत्र कौन बुला सकता है। तो देखो है आपका राष्ट्रपति, इस अनुच्छेद 108 के तहत। तो इसका कौन बुला सकता है, राष्ट्रपति हो जाएगा। जब दोनों सदनों के सदस्य आ जाते हैं, बैठक होने लगती है, तो बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, लोकसभा का अध्यक्ष करता है। बात समझ में आई, क्या कहा मैंने ये कहा कि जब संयुक्त बैठक को बुलाना होगा तो अनुच्छेद 108 के तहत राष्ट्रपति बुलाएगा।
जब बुलाना होगा तो अनुच्छेद 108 के तहत कौन बुलाएगा? राष्ट्रपति बुलाएगा। बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई, राष्ट्रपति बुलाएगा। लेकिन उसकी अध्यक्षता कौन करेगा? बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा? तो वो करेंगे आपके लोकसभा के अध्यक्ष। कौन है? लोकसभा के अध्यक्ष। अभी कोई बताएगा वर्तमान में जो लोकसभा चल रही है उसके अध्यक्ष कौन है? कमेंट बॉक्स में इसका कमेंट करिएगा आप लोग। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्यसभा द्वारा लोकसभा को धन विधेयक कितने समय में लौटा देने चाहिए? तो राज्यसभा को क्या होता है, लोकसभा को धन विधेयक कितने समय में लौटा देना चाहिए? 14 दिन में। अगर 14 दिन में नहीं लौटा देती है वित्त विधेयक, धन विधेयक, तो वो अपने आप पारित मान लिया जाएगा। अपने आप पारित मान लिया जाएगा। बात समझ में आ गई? आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्यसभा के सदस्य के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? तो देखिए, अगर आपको वोट डालना है, तो वोट डालने के लिए जो आपको उम्र चाहिए वो चाहिए 18 साल। आपको प्रधानी का चुनाव लड़ना तो उम्र कितनी चाहिए? 21 साल। अगर आपको विधायकी का चुनाव लड़ना तो उम्र कितनी चाहिए? 25 साल। ठीक है। अगर आपको राज्यपाल बनना है, अगर आपको राष्ट्रपति बनना है, तो आपको कितना चाहिए? 35 वर्ष। तो राज्यसभा का सदस्य बनना है तो कितना चाहिए आपको? 35 वर्ष। कितना हो जाएगा? 35 वर्ष। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। संसद में भारत की वित्तीय समितियों में से कौन सी है? तो संसद की जो वित्तीय समितियां हैं वो ये तीनों हैं। लोक लेखा समिति भी है, प्राक्कलन समिति भी है, लोक उपक्रम समिति। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। अब जो लोक लेखा समिति होती है इसमें लोकसभा और प्लस राज्यसभा के दोनों के सदस्य होते हैं। इसमें जो 15 सदस्य होते हैं वो आपके लोकसभा से होते हैं और 7 सदस्य जो होते हैं वो होते हैं आपके राज्यसभा से। तो इसमें कुल 22 सदस्य होते हैं। लोकसभा में कितने सदस्य होते हैं? कुल 22 सदस्य होते हैं। बात समझ में आ गई? इसमें 22 सदस्य होते हैं। प्राक्कलन समिति एस्टीमेट कमेटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं एस्टीमेट कमेटी। इसमें टोटल कुल सदस्य जो होते हैं, सारे सदस्य होते हैं। इसमें जो सारे सदस्य होते हैं वो किससे होते हैं? सारे के सारे कहाँ से होते हैं? लोकसभा से होते हैं। बात समझ में आ गई? सारे के सारे सदस्य मतलब जो 22 के 22 होते हैं वो कहाँ से होते हैं? लोकसभा से होते हैं। ठीक है, आगे इतनी बात समझ में। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितनी अवधि के लिए किया जाता है? राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितनी अवधि के लिए किया जाता है? ये किया जाता है आपका 6 वर्ष के लिए। किसके वर्ष के लिए? 6 वर्ष के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो आपकी क्लास यहीं तक थी। आई थिंक आपके लिए जितने क्वेश्चन मैंने अभी करवाए इसका एक पार्ट अभी और आएगा, उसमें मैं आपको इसको कंप्लीट करा दूंगा। इनफ है, इतना आप करके जाएंगे। जब पेपर दे के आएंगे तो तब बात करेंगे। पेपर दे के आएंगे तब बात करेंगे। अगर आपने इतने क्वेश्चन, जितना मैंने एक्सप्लेनेशन दिया है, इतना आपने रट लिया, तो जो कॉन्स्टिट्यूशन संविधान के 5 प्रश्न आने वो आपके कहीं नहीं बाहर जाएंगे। एक पार्ट इसका और मैं लेकर के आऊंगा। तो ठीक है, सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। ठीक है, आप लोगों का सहयोग ऐसे ही बना रहे। ठीक है, सब लोगों का धन्यवाद। सब लोग अपना रिवीजन करते रहिएगा।